ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मैं आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। आज हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग एक नॉलेज लेंगे कि आखिरकार एनजेनेक्स होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने कभी भी डिप्लॉयमेंट का सोचा होगा तो एनजेनेक्स वहाँ पर ज़रूर आता है। या फिर आप एनजेनेक्स यूज़ कर लो या फिर आप अपाचे यूज़ कर लो। ठीक है, ये दोनों वेब सर्वर होती है और वेब सर्वर हम लोग को बहुत सारी फीचर प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग को बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अपाचे एंड एनजिनक्स दोनों वेब सर्वर है, लेकिन मैं एनजिनक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एनजिनक्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग एनजिनक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपाचे बहुत पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे अपाचे की जो यूजेस है वो कमता गया और एनजिनक्स की यूजेस बढ़ते गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको एनजिनक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा कि अपाचे की ग्राफ कितनी है और इंजनएक्स की कितनी है। ठीक है, चलो कुछ फीचर की बात करते हैं जो हम लोग को इंजनएक्स प्रोवाइड करती है। जैसा कि पहले लिखा हुआ कि हम लोग को जो इंजनएक्स है वो वेब सर्वर है। सिंपल सी बात है, वेब सर्वर क्या होती है वो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे कि एज अ वेब सर्वर क्या क्या फीचर प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी हम लोग को ये देता है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी, आप प्रॉक्सी बोल लो, तीनों एक के अंदर ही आता है, लेकिन फीचर अलग अलग हो जाते हैं सब चीज़ों के। ठीक है, ये हम लोग को एज अ प्रॉक्सी भी काम करके देगा। रिवर्स प्रॉक्सी एंड फॉरवर्ड प्रॉक्सी दोनों काम करता है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग करता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग करता है एंड कैशिंग करता है। अब सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, जितने भी फीचर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये होता क्या है आखिरकार, मैंने तो रिवर्स प्रॉक्सी पहली बार सुना, लोड बैलेंसिंग पहली बार सुना, तो टेंशन नहीं लो, आज वही हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ फ्लो है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली अभी यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ समझते हैं कि कैसा हम लोग अगर इंजनक्स हटा दें तब हमारा फ्लो कैसा होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट की डेटा चाहिए, यानी कि मुझे डेव एच क्यू पे जाना है भाई। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दिया http/dev.hq एंड सेंड कर दिया। तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर वो हमको वेबसाइट लाकर हमारी लैपटॉप के अंदर दे देता है। सिंपल सा ये फ्लो है हमारा। अगर हम लोग अज्यूम करें, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल समझ के, तो हमारे दिमाग में इतना ही आता है कि चलो सर्वर तो ऐसे ही काम करता है, पूरा इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर अब बात करें कि प्रॉक्सी क्या होती है, अब आप बोलोगे भाई प्रॉक्सी पे आ गए और सारी चीज़ें तो बताई नहीं कि एनजिनक्स करता क्या। तो जितना भी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, सभी चीज़ एनजिनक्स करती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सी क्या होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉक्सी बहुत जगह यूज होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी प्रॉक्सी लगी होती है। प्रॉक्सी क्या करता है कि वैसी वेबसाइट को वो रोक देता है जिसको एडमिन ने ब्लॉक करके रखा है। जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है और मैं कंपनी में ऐसा एक सेटअप किया हूँ कि कोई डेव एचक्यू को कोई एक्सेस नहीं कर पाए, ये वेबसाइट का लिस्ट है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग एज अ प्रॉक्सी का हेल्प से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीच में आ गया इंजनक्स। अभी हमारा फ्लो क्या था, अभी हमारा फ्लो था कि डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस को हिट कर रहे थे, यानी यहाँ पे सर्वर को हिट कर रहे थे, वहां से हम लोग रिस्पॉन्स ले रहे थे। अब क्या आ गया कि हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक आ गया इंजनक्स। अब इंजनक्स क्या करेगा, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स कोड होंगे जो कि कुछ रूल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने डिफाइन करके रख दिया कि इंजनक्स के अंदर कि भाई जब भी इसमें डेव एच क्यू आएगा ना, तुम इसको आगे फॉरवर्ड मत करना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेव एच क्यू को रिक्वेस्ट किया, ये हमारा क्या करेगा कि प्रॉक्सी उसको रोक देगा और रिक्वेस्ट सर्वर तक जाने नहीं देगा, यानी कि हम लोग डेव एच क्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि भाई कहीं पे सिस्टम के अंदर ये वेबसाइट को रोका गया है या फिर ये वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे प्रॉक्सी यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती है वो कंपनी के ही नेटवर्क से चलता है। जैसे मान लो कंपनी के वाईफाई अगर कनेक्ट रखोगे तभी कोई वेबसाइट खुलेगा, तो वो सारी चीज़ें इसी तरह से काम करती है। ठीक है, ओवरव्यू हम लोग समझ गए कि प्रॉक्सी क्या काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा नॉर्मल कनेक्शन तो हमको पता है कि हम लोग डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग लाते हैं। अब हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी, जिसको हम लोग एज अ वीपीएन समझते हैं। फॉरवर्ड प्रॉक्सी में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक वीपीएन है। अब फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो होता है वो वर्ड को भूल जाओ, समझो कि वीपीएन हम लोग यूज कर रहे हैं। वीपीएन में क्या होता है कि अगर एक सर्वर है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग
अगर एक साथ एक्सेस करें तो वीपीएन के थ्रू हम लोग जाते हैं। जब हम लोग वीपीएन के थ्रू जाते हैं तो सर्वर को पता नहीं चलता कि भाई कौन सा यूज़र हमको एक्सेस करना चाह रहा है या फिर कौन सी लोकेशन से एक्सेस करना चाह रहा है। तो अगर हम लोग वीपीएन से कनेक्टेड रहते हैं तो कोई भी यूज़र कहीं से भी एक्सेस करे तो सर्वर को पता ही नहीं चलता कि एक साथ में कितनी सारे यूज़र हमको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वीपीएन काम करता है। लेकिन अगर उसी तरह से वीपीएन को हम लोग एज अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी बोलते हैं। अगर रिवर्स प्रॉक्सी की बात करें तब हमारे पास क्या आता है कि मान लो एक यूज़र है, ठीक है, अब वो जैसे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो हम लोग उसको nginx के थ्रू गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीपीएन हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग nginx, अब वहाँ पे भी nginx लिख सकता था लेकिन एक्ट एज अ वीपीएन कर रहा था इसीलिए मैंने वहाँ पे वीपीएन डाला था। ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है लेकिन एंड होते होते आपको सभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे मान लो एक यूज़र है, अब यूज़र को मान लो वैसी डेटा चाहिए जो सर्वर के सबसे टॉप पे रखा हुआ है। तो क्या करेगा कि यूज़र जैसे रिक्वेस्ट किया nginx समझेगा कि अच्छा इसको कौन सी डेटा चाहिए तो वो टॉप पे जाएगा, वहाँ से इसको डेटा ला के देगा। ठीक है, सिंपल सा फ्लो है। अगर उसको बीच वाली डेटा को चाहिए तो वो इससे डेटा लाएगा। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ हमारा, अब पीछे चलते हैं। अब मान लो कि हम लोग वीपीएन को समझते हैं यानी फॉरवर्ड प्रॉक्सी को, हमारे पास सर्वर सिर्फ एक है। ओके, अब मान लो कि इसमें से किसी एक यूज़र ऐसा यूज़र हो जो कि हमारी डेटाबेस को हार्म करना चाहता हो यानी हैक करना चाहता हो। तो क्या करेगा कि एक तो वीपीएन है ब्रो, वीपीएन को पता ही नहीं चलता वीपीएन के थ्रू कि यूज़र जो है एक्सेस कहाँ से कर रहा है। और दूसरी बात कि हमारे पास एक ही सर्वर है, अगर एक सर्वर इफेक्ट हुआ तो सारी यूज़र्स को हम लोग को इफेक्ट हो जाएगा कि सारे यूज़र्स के अंदर दिक्कत आ जाएगी, उसको डेटा नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे आए nginx पे तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे सर्वर है। अगर मान लो किसी हैकर ने एक सर्वर की डेटा को हैक भी कर लिया तो हमारे पास और सर्वर बाकी है जो कि हमारी nginx कनेक्ट करके रख रहा है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़िया समझेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आती है रिवर्स प्रॉक्सी की थोड़ी सी एग्जांपल। देखो कि हमारे पास दो यूज़र था, एक यूज़र हमारे पास बढ़िया है, दूसरा यूज़र हमारे पास हैकर है। ठीक है, अब किसी भी कारण से उसने अगर किसी ऐसे बग को या फिर ऐसी मलिशियस चीज़ों को डेटाबेस में डाल दिया तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास nginx नहीं हो तो अगर हमारे पास 3 सर्वर है तो हम लोग अगर एक सर्वर को इफेक्ट कर पा रहा है हैकर तो वो बाकी 2 और सर्वर को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। लेकिन अगर बीच में हम लोग अब सिर्फ nginx को डाल दिए, क्या किया मैंने कि ब्रो सर्वर तो हमारे पास 3 ही है, यहाँ पे यूजर्स भी हमारे पास एक बैड यूज़र है एक गुड यूज़र है। ठीक है, अब क्या करेगा, आपको जैसे पता होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि वैसी चीज़ को nginx एज अ प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी भी काम करता है। अब क्या करेगा कि जैसे हैकर ने किसी रिक्वेस्ट को किया और nginx को लगा नहीं भाई ये जो चीज़ें हैं वो हमारी सर्वर के लिए ठीक नहीं है तो nginx उसको ब्लॉक करेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग देखो ये जो हमारे तीनों सर्वर है ना उसको एज अ प्राइवेट सर्वर हम लोग रखते हैं, यानी कि बाहर के सर्वर को हम लोग प्राइवेट रखते हैं और जो nginx है वो हमारा सिर्फ पब्लिक रहता है। यानी कि सिर्फ nginx को कोई भी बंदा यानी nginx में जो सर्वर है उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर वो गलत एक्सेस कर रहा है तो वो हमारी प्राइवेट सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, हम लोग nginx को बता सकते हैं कि क्या क्या कंट्रोल हमको देना है किसी यूज़र को। अब मान लो कि हमारा एक सर्वर है, मैंने nginx में ऐसा कोडिंग कर दिया कि भाई ये सर्वर में कोई भी यूज़र अगर आएगा तो वो सिर्फ रीड की एक्सेस होगी, हम लोग उसको सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं, उसको राइट की एक्सेस नहीं देंगे या फिर उसको डिलीट करने का एक्सेस नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nginx। उसके बाद सेंट्रलाइज लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, हम लोग nginx के थ्रू हम लोग सारी चीज़ की लॉग रख सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया होगा तो वहाँ पे अगर आप कोई कुछ भी करोगे कंपनी के लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में सारी चीज़ का लॉग होता है कंपनी के पास। ठीक है, अगर आपने किसी टैब को खोला किसी वेबसाइट को विजिट किया तो वहाँ पे लॉग में दिखता रहता है कि कौन से बंदा ने क्या क्या वेबसाइट को विजिट किया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ nginx। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा रिवर्स प्रॉक्सी एंड फॉरवर्ड प्रॉक्सी हमारा खत्म हो चुका है। अब देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग अगर फॉरवर्ड प्रॉक्सी की बात करें तो एक ही बार में बहुत सारे यूज़र्स एक सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रिवर्स प्रॉक्सी में तो हम लोग बहुत सारे यूज़र को बहुत सारी
सर्वर से डेटा ला के दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा अगर एक बात करूँ तो यहाँ पे हमारी अच्छी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर जो टेलीग्राम का जो सर्वर है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा होती है वो अलग अलग सर्वर के ऊपर रखा रहता है। लेकिन जब भी डेटा यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो टेलीग्राम क्या करता है कि आधा डेटा यहाँ से उठाता है, आधा डेटा दूसरी सर्वर से, फिर तीसरी सर्वर से, और फिर सबको कंपाइल करके हमको यूज़र को दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में जो टेलीग्राम का सर्वर है वो इस तरह से काम करता है, लेकिन हाँ उसकी सर्वर अलग अलग है और वहाँ से डेटा ला के देता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अलग चीज़ पे, जो कि है हमारा लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हर वेबसाइट के ऊपर लागू होता है, हर वेबसाइट यूज़ करता है, और कोई भी ऐसा बड़ी कंपनी जो इसको नहीं यूज़ करता उसकी वेबसाइट चल ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं लोड बैलेंसिंग क्या है। मेरे पास एक वेबसाइट है, मान लो ये सर्वर है हमारे पास, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 यूज़र की है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि 10 यूज़र ने हमारी वेबसाइट को एट अ टाइम एक्सेस करने की कोशिश की। वो हमारा Nginx के थ्रू गया सर्वर से रिक्वेस्ट ला के। अब यहाँ पे जो Nginx है ना, ये इसमें प्रोग्राम क्या हुआ कि भाई हमारी जो सर्वर की कैपेसिटी है वो 10 यूज़र का। तो जब 10 यूज़र आया तब तो हमारा सर्वर बहुत बढ़िया से काम किया। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे सर्वर के ऊपर 30 यूज़र आ गए। ठीक है, अब अगर वही फ्लो को हम लोग दोबारा देखें तो हमारा सर्वर की कैपेसिटी कितनी थी, 10 यूज़र की, लेकिन अब हम लोग कितना यूज़र भेज रहे हैं, 30 यूज़र। तब हमारी सर्वर तो हमारा लोड नहीं ले पाएगा, हमारा सर्वर क्या होगा, बैठ जाएगा, यानी कि सर्वर फेल दिखाएगा बार बार, जिसको बोल सकते हो कि वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो उसको हल करने के लिए, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो टर्म का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। यानी कि हमारे सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्लो है जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो हमारा पहले का फ्लो क्या था कि हमारा Nginx के थ्रू जा रहा था, इसमें 10 लोग की कैपेसिटी थी और वो हम लोग को डेटा को एक्सेस करके दे रहा था। लेकिन अब लोड बैलेंसिंग से हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि जब भी हमारा कैपेसिटी 10 यूज़र की है और हमारे पास आ रहा है 20 यूज़र, तो हम लोग ये जो Nginx है वो क्या करेगा कि अलग एक इंस्टेंस बनाएगा और 10 यूज़र को अलग जगह शिफ्ट कर देगा। जैसे मान लो हमारे पास 30 यूज़र आया। ठीक है, तो Nginx ने क्या किया, सेम इंस्टेंस उसने 2 बार और बनाए, क्योंकि उसको 30 यूज़र को सर्व करना था। जितना उसके पास रिक्वेस्ट आएगा उसके हिसाब से वो अलग अलग इंस्टेंस बनाएगा और यूज़र की जो लोड है वो अलग अलग बैलेंस में बांट देगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, वो सर्वर से रिक्वेस्ट लाकर अपने यूज़र को प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा कि मान लो कि यूज़र बढ़ तो गया, हमारे पास इंस्टेंस बना भी लिया बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर वो इंस्टेंस बहुत दिन तक बिना यूज़ के लिए भी चलता रहा, जैसे कि मान लो AWS के ऊपर अगर आपने किसी भी इंस्टेंस को बनाकर छोड़ दिया तो उसकी बिलिंग आपके पास आती है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको भरना पड़ सकता है। तो Nginx और क्या करता है कि अगर मान लो कभी यूज़र कम भी जाए तो इंस्टेंस को ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देता है। जैसे मान लो कि अभी 30 यूज़र का लोड हमारे सर्वर के ऊपर आ रहा था, अब मान लो कि हमारा यूज़र हो गया 10, तो जो फालतू के इंस्टेंस है उसको वो डिलीट कर देगा, यानी कि दो जो फालतू के पड़ी हुई है जिसमें हमारा 0 लोड है उसको वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, ताकि हमारी सर्वर की जो बैलेंस है, जो हमारे बिलिंग है वो ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से हमारी लोड बैलेंसिंग काम करता है। सिंपल सा चीज़ है यार, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लोड बैलेंसिंग समझना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोड बैलेंसिंग बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास बहुत बढ़िया है, वो है कैशिंग। अब देखो कैशिंग समझना बहुत ईजी है, आप लोग यूज़ भी करते होगे, आप बोलते हो भाई कैश था इसीलिए ये बहुत जल्दी लोड हो गया, या फिर तुम्हारी वेबसाइट में कैश है इसीलिए वो कुछ एरर दे रहा है, इस तरह की वर्ड आप सुनते होगे। तो वो क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास 10 मिलियन यूज़र है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि कैसे हमारे पास कैशिंग काम कर रहा है। 10 मिलियन यूज़र ने क्या किया कि वो एक फ्लटर हीरो नाम के चैनल पे गया और वहाँ पे एक वीडियो की रिक्वेस्ट की जो कि हमारा Node.js की वीडियो है, और वो वीडियो की जो फॉर्मेट है वो क्या है, 4K अल्ट्रा HD में उसने रिक्वेस्ट किया 10 मिलियन यूज़र ने। ठीक है, ध्यान देना कि कितनी बड़ी नंबर है, 10 मिलियन यूज़र ने 4 की वीडियो की रिक्वेस्ट किया। मान लो वीडियो का लेंथ है 25 मिनट। अब आप टोटल काउंट करके हिसाब लगाओ
कि भाई 4K की जो वीडियो है उसकी क्वालिटी और उसका साइज़ कितना होगा एज ए 10 मिलियन यूज़र के लिए। ठीक है, आपने कैलकुलेट लगाया होगा कि भाई बहुत बड़ा साइज़ होगा, उतना बड़ा हम लोग को डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो क्या क्या कि ये वीडियो यूट्यूब की सर्वर से रिक्वेस्ट आई। अब यूट्यूब क्या करेगा कि पूरा मतलब मान लो कि 100 मिलियन MB या GB जो भी मान सकते हो आप, ठीक है, उसका इसने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए लगा दिया। अब ये डेटा समझ लो, अगर आपने रिक्वेस्ट किया अल्ट्रा HD का तो वहाँ से डेटा आ रही है। अब आप मान लो कि आपके लिए एक बंदा का जो मैं साइज़ निकालता हूँ वो 100 GB का वो वीडियो है हमारा, ठीक है, एक बंदा के लिए। अब आपने जैसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं Node.js का वीडियो देखूंगा, तो आपके मोबाइल से 100 GB एक ही बार डाउनलोड होगा, उसके बाद आप वीडियो देख पाओगे। ये होता है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन यूट्यूब कैसे हैंडल करता है इसको विद द कैशिंग हेल्प से, ठीक है, तो वो समझते हैं। अब हमारा क्या है कि सेम सिनेरियो वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट मैंने हटा दिया। 10 मिलियन यूज़र है, वो हमारा एक वीडियो को अल्ट्रा HD में यानी 4K में रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, यूट्यूब से। लेकिन बीच में अब आ गया इंजन एक्स यहाँ पे हेल्प करेगा यूट्यूब को कि चलो भाई तुम्हारा काम थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे? तो इंजन एक्स क्या करेगा कि जो हमारा यूट्यूब के पास जो वीडियो है, एक वीडियो जो हम लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में आ रही है उसको समझते हैं, ठीक है, एक वीडियो को हम लोग लेके चलते हैं। इंजन एक्स क्या करेगा कि वीडियो यूट्यूब से उठाएगा और अपने पास रख लेगा, ठीक है। इंजन एक्स हमारा एक वेब सर्वर है, वेब के ऊपर रख लिया, कहाँ से उठा के, यूट्यूब के डेटाबेस से। अब इंजन एक्स क्या करेगा कि इसको अलग अलग पार्ट में बांटेगा, छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, वीडियो को हाफ पार्ट बांटेगा और सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा पार्ट यूज़र को देगा कि भाई ये लो, ये तुम्हारा 10 सेकंड का वीडियो, ये पहले देखो तुम। जैसे यूज़र ने वो 10 सेकंड देख लिया, फिर क्या करेगा, फिर थोड़ा सा पार्ट उसको भेजेगा कि लो भाई अगला पार्ट देख लो। जैसे उसने देख लिया तो इस तरह से हमारे पास कैसे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। यानी कि हम लोग को अगर बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे हम लोग को किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं और धीरे धीरे यूज़र को सेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो की जो क्वालिटी है, स्ट्रीमिंग की जो क्वालिटी है, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और फिर यूज़र को ज़्यादा बफर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको हर एक वीडियो को इसी तरह से देखना है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कितना सॉल्व हुआ वो आप ही बताना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक तो अगर यूज़र को एक वीडियो देखना था जिसकी 100 MB लेंथ थी, तो अगर उसको थोड़ा सा भी वीडियो देखना होता, तो अगर पिछला अप्रोच की हम लोग बात करें, किस अप्रोच की, ये वाली, एक सेकंड, हाँ, ये वाली अप्रोच की अगर बात करें तो अगर यूज़र को थोड़ा सा भी वीडियो देखना था तो उसकी पूरा वीडियो उसको डाउनलोड करना पड़ता। लेकिन हमारे पास जो नया अप्रोच है इसमें क्या हुआ कि अगर यूज़र आया और उसको लगा नहीं भाई ये वीडियो अच्छा नहीं है, तो वो आधा से छोड़ के जा सकता है, उसकी आधा ही डेटा ख़त्म हुआ है, ये नहीं कि पूरा डेटा उसका ख़त्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा से सॉल्व होता है। तो ये हमारे पास वो फीचर्स थी जो हम लोग को इंजन एक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि इंजन एक्स का यूजेस कितना है। देखो, जो हमारे पास अपाचे था वो बहुत पहले से था। अपाचे हमारा आई थिंक यहाँ पे 2009 से ही पहले था और जिस टाइम अपाचे आया था उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे वेब सर्वर है वो आप देख सकते हो, लेकिन अपाचे सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था। आज के दिन अगर 2018 की डेटा देखें तो अपाचे की यूजेस घट कर लगभग हमारा जो इंजन एक्स है उतना हो गया। तो इसीलिए इंजन एक्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ये पीक पे जा भी रहा। कुछ दिन ऐसा नहीं हो कि सभी लोग इंजन एक्स यूज़ करें, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट यूजेस में आ गया है इंजन एक्स। ओके गाइज, अगर मैं अब थोड़ा सा पीछे जाऊँ जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो आपको अब पता चलेगा कि भाई ये स्क्रीन देखकर कि हाँ हमारा इंजन एक्स क्या करता है। रिवर्स प्रॉक्सी, भाई रिवर्स प्रॉक्सी मैंने आपको बताया कि वो हमारी अनवांटेड चीज़ों को जाने नहीं देता है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग आपको समझ में आएगा कि लोड बैलेंस कैसे करता है। बहुत सारे अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको कैसे इंजन एक्स बैलेंस करता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने नहीं बताना भूल गया, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बनाना भूल गया, तो मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग में बताता हूँ कि पोर्ट फॉरवर्डिंग आखिरकार काम कैसे करता है। ओके, चलो
ओके, तो हमारे पास जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो क्या है कि मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया और उसको आपने रख दिया लोकल होस्ट, ठीक है, और उसका जो पोर्ट है वो इतना पे आपका जो वेबसाइट है वो रन कर रहा है 3000 पे, ठीक है। हमारा एक वेबसाइट लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है और ये हमारा लोकल वाला है। अब एक और वेबसाइट है, या फिर हम लोग एक ही वेबसाइट का यूज़ करते हैं। ये हमारा कौन सा वेबसाइट है, devhq वाला, devhq.in, ठीक है। और ये अभी यूआरएल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या करेगा कि सबसे पहले तो आपका यूआई कंप्लीट हो गया, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मान लो कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो लोकली पूरा कंप्लीट कर चुके हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिप्लॉय करने जाते हैं तो सबसे पहले एक डोमेन बाय करते हैं। मान लो ये डोमेन हम लोग बाय कर लिए, डोमेन, ओके। अब डोमेन बाय कर लिया, अब हम लोग को क्या करना होता है कि ये डोमेन को हमारे इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना रहता है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे भाई, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। जब भी हम लोग वेबसाइट होस्ट करने जाते हैं तब वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि भाई जो हमारा लोकल होस्ट पे जो हमारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे जो भी चीज़ चल रहा है उसको तुम फॉरवर्ड कर दो किस पे, devhq पे, devhq.in, इस पे तुम फॉरवर्ड कर दो। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब आप बोलोगे कि भाई इसको करके दिखाओ, तो करके तो मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें डिप्लॉयमेंट की भी चीज़ें होती है। बस आप समझ लो कि किसी भी पोर्ट के ऊपर किसी और चीज़ को फॉरवर्ड करने को ही पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं, और ये चीज़ आप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। मैंने जो बनाया था वो देखो, हमारे पास मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें क्या था कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट थे। एक हमारा मान लो बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड है, और दूसरा हमारा शॉप है, ओके। तो एक हमारे पास शॉप है और एक हमारे पास है एडमिन पैनल। ये हमारा प्रोजेक्ट था कि एक हमारे पास बैकएंड था, एक हमारे पास उसको शॉप कैसे दिखेगा, और एक हमारे पास था एडमिन पैनल। अब इसको हमको क्या करना था कि डिप्लॉय करना था। तो अब हम लोग इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे वो समझते हैं, ओके। तो अगर हम लोग डिप्लॉय करने जाएं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 3 चीज़ों को डिप्लॉय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एपीआई डिप्लॉय कर लो, फिर हमारा एडमिन पैनल डिप्लॉय कर लो, ठीक है, फिर हमारे पास जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय कर लो। तो हमारे पास 3 चीज़ें डिप्लॉय करनी पड़ेगी, और 3 चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए आपको अगर AWS की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। फ्यूचर में चल के आप तो डिप्लॉय कर दोगे, लेकिन जो इसको यूज़ करने वाला है, जिसके अकाउंट से ये जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा, जबकि हम लोग ये सारी चीज़ को एक के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है इंजनएक्स। इंजनएक्स क्या करेगा, इंजनएक्स, ओके। इंजनएक्स क्या करेगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। हमारा जो एपीआई है वो हमारा चल रहा, मान लो कि 8080 पे, ठीक है, 8080 पे। एडमिन पैनल हमारे पास चल रहा 3000 पे, और जो यूज़र का वेब है वो 3001 पे चल रहा। ये तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग रन कर रहे हैं। इंजनएक्स क्या करेगा कि हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई हमारा लोकल होस्ट तो कॉमन है, लोकल होस्ट ये हमारे पास तो रहेगा ही जब हम लोग लोकली रन कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको बोलूँगा कि भाई जब मैं एपीआई लिखूँ ना, एक सेकंड, मैं इसको बोलूँगा कि जब मैं एपीआई लिखूँ तब तुम फॉरवर्ड कर देना हमारा लोकल होस्ट कहाँ, 8080 पे, ठीक है। जब मैं एडमिन लिखूँ तो हमको फॉरवर्ड कर देना लोकल होस्ट 3000 पे। जब मैं वेब लिखूँ या फिर कुछ भी, या फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिखूँ, तब मुझे फॉरवर्ड कर देना 3001 पे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ एनजीएनएक्स की ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो पाए। अगर एक बार पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया कि आप यहाँ पे लोकल हो स्लैश एपीआई लिख रहे हो, तो आपकी जो एपीआई वो चल जाए, लोकल हो स्लैश एडमिन लिख रहे हो
तो आपके एडमिन पैनल आ जा रहा है, लोकल स्लैश वेब लिख रहे हो तो आपको वेब आ जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ायदा क्या हुआ, अब आपको सिर्फ एक डोमेन लेकर उसको उसको होस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा इसका एक डॉकर फाइल बनाकर उसको सिर्फ डिप्लॉय करना पड़ेगा। और आपके सिर्फ अब कॉस्टिंग क्या रहेगी, सिर्फ एक वेबसाइट को होस्ट करने का। अब जैसे ये वेबसाइट के ऊपर आप अपनी एपीआई लिखोगे तो एपीआई चलने लगेगा, आप एडमिन पैनल लिखोगे तो एडमिन पैनल चलेगा। ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे आगे करके। लेकिन चलो एक पोर्ट फॉरवर्डिंग की मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आखिरकार काम कैसे कर रहा है पोर्ट फॉरवर्डिंग, हम लोग कहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ, आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग एक्चुअल में काम कर रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा devhq.in। ओके, अभी मैंने जैसे ही devhq लिखा तो क्या किया कि ये हमारे वेबसाइट के ऊपर आ गया, जो कि हम लोग अभी समझे कि हम लोग सिर्फ अपनी जब भी वेबसाइट लिखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ये हमारा अभी हम लोग कहाँ आ गए, वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा अभी वेबसाइट खुल गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि एडमिन पैनल हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे अगर हो रहा है तो हम लोग कुछ स्लैश लिखेंगे तो हमारे पास जाना चाहिए कहीं और। तो देखो अगर मैं यहाँ पे WP एडमिन लिखूँ तो आप देखना तो ये हमारा एडमिन पैनल खुलता है। यहाँ पे हम लोग अपने एडमिन पैनल को मैनेज कर सकते हैं, अपने पूरी एडमिन पैनल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग, यानी कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को होस्ट किए हैं। वर्डप्रेस जो है वो एक ही चीज़ को होस्ट करता है और उसके बाद WP एडमिन लिखने से वो चीज़ की WP एडमिन के ऊपर यानी एडमिन पैनल के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इस तरह से हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करता है। तो आई होप गाइस आपको इंजन बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी जितना हो सके उतना मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ही नया चीज़ पता चलता है मुझे लगता है कि भाई कितना जल्दी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आपको ऐसे ऐसे नॉलेज जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ भाई, मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो जो आपको बनवाना है तो आप दे सकते हो, हमारे पास बहुत बढ़िया सा टीम है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट बनवा के आपको दे सकते हैं। और जो प्राइस आप बोलोगे उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जाकर पूरा देखो यार कि हमारी सर्विसेज क्या है और क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।